अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे बड़े दिलचस्प टॉपिक जो है वो डिस्कस करने थे। पहली बात तो यह है कि लोग कहते हैं कि कारोबार नहीं है, जबकि मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रहा हूं कि कारोबार है, काम करने वाले बंदे नहीं हैं। और दूसरा ये है कि सिखाने वाला कोई नहीं है। तो आज की जो अहम बात है वो ये है कि अगर आपके पास 16 लाख रुपए है तो आप तकरीबन 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। और वो क्या बिजनेस है? वो है हैचरी का बिजनेस। अब मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल आपको बता दूं कि अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जी वो कैसे। तो 16 लाख में कुछ पाउंड बनते हैं, कुछ लैब बनती है, और लैब के बाद उसमें कुछ हमें इंजेक्शन चाहिए होते हैं, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर होता है और इसमें जो है वो हमें ये करना होता है। अब आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो एक मछली जो है वो आपको अंडे जितने मर्जी दे, लेकिन अगर आप लोएस्ट लेवल पे भी आ जाए तो 50,000 बच्चा देती है। और अगर लोएस्ट रेट पे भी आए तो 6 रुपए का एक बिकता है। तो 3 लाख रुपया आपको एक मछली एक सीजन में रिटर्न करती है। मछली खुराक कितनी खा लेगी? 5-7 हज़ार की। तो 3 लाख रुपया आपको एक मछली रिटर्न करती है। और अगर आप सिर्फ 50 मछलियां रख लेते हैं और अपनी लैब आप बना लेते हैं, हैचरी आपकी वेल इक्विप्ड हो, तो जो कि हो जाती है 16 लाख में, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 3 लाख ज़रब 50, 3 लाख ज़रब 50, तो आपको तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक भी बच सकता है। तो चले आप, मैं कहता हूँ जी आप 60 लाख रुपए बचा लेते हैं, आधा कर लेते हैं, आधे से भी कम कर लेते हैं। तो क्या एक सीजन में अगर 16 लाख रुपए लगा के तो 60 लाख रुपए वापस आ जाए, तो क्या ये बिजनेस अच्छा नहीं है? इसके मुकाबले में आप एक पेट्रोल पंप लगाते हैं, तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि आपके करोड़ों रुपए लगे होते हैं और उसका रिटर्न जो है वो इससे कम है। तो इस तरह हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो इस वक्त ये सबसे बेहतरीन बिजनेस है। लेकिन मसला क्या था, क्यों नहीं फिर ये लोगों ने किया? वजह यह है कि एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं थे जो इस फिश को ब्रीडिंग करवा सकें, जैसे पंगेशियस है, हाइब्रिड क्लेरियस है, रहू है, या इंपोर्टेड और मछली है जो 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 पम्फ्रेट है। इनकी कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं थे कि इनकी ब्रीडिंग कैसे करवाई जाए, आम बंदे को इसका पता नहीं था। तो इसलिए ये बिजनेस छुपा हुआ था। लेकिन अब क्योंकि मैं पाकिस्तान में ही हूँ और मेरी एक्सपर्टीज हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग इसमें ये आएँ। क्योंकि अब ये देखें कि कराची जैसे बड़े शहर में, जिसकी कोई 2-2.5 करोड़ की आबादी है और सारे बिजनेसमैन लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हैचरी कोई नहीं है। यानी वो लोग या गारों से लेके आते हैं या ठट्ठा से लेके आते हैं। ज़्यादातर लोग ठट्ठा जाते हैं और वहाँ से फिश का सीड लेके आते हैं। अब एक ठीक है, एक प्रॉब्लम ये था कि जगह अवेलेबल नहीं थी, तो फार्मिंग कराची शहर में तो हो नहीं सकती थी। लेकिन वो मसला हमने हल कर दिया। अब आपको पता है कि मेरे बायोफ्लाक इंडस्ट्रियल जोन में 400 टैंक की कैपेसिटी है, यानी 400 एकड़ की मछली उस जगह पे पैदा हो सकती है, और 100 तो कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो अब ये है कि ये जो जगह है, यहाँ पे एक हैचरी तो छोटे लेवल पे मैंने खुद बनाई अपनी इन्वेस्टमेंट से। अगली जो इन्वेस्टमेंट है वो, उसके लिए हम सबको ऑफर कर रहे हैं कि आप लोग आएँ और इसमें इन्वेस्ट कर लें। जगह हम दे देंगे और आपको उसकी लीज दे देंगे कि उसका नॉमिनल सा किराया जो है वो चार्ज करेंगे और आपको रन करके दे देंगे, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट जो वहाँ पे मौजूद होंगे वो आपकी हैचरी को भी रन करेंगे। और जिस दिन ब्रीडिंग करनी होगी आपको बुला लेंगे कि ये जनाब आपके सामने ही है, और आप 15 दिन के बाद वहाँ से सेल शुरू हो जाएगी। तो जो प्रोजेक्ट आज आप लगाएंगे 15 दिन बाद उसका रिटर्न शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है, ये एक ऐसी चीज़ है कि इतनी जल्दी मुनाफा आना और इतना ज़्यादा मुनाफा आना, और आपकी टेंशन ख़त्म हो गई कि अब आपको सबसे पहले तो जगह की ज़रूरत पड़ती थी, फिर लैब इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, फिर असल जो मसला था कि टेक्निकल बंदा कहाँ से लाएं। तो अब बंदा अवेलेबल है, मेरे शागिर्द भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। मैं हर महीने के एक हफ्ता कराची में गुजारता हूँ। उस दौरान ही आपकी ब्रीडिंग हो जाएगी और उसी दौरान बच्चे की नर्सिंग भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद हम वहाँ से सेल शुरू कर देंगे।
तो कराची वालों के लिए ये बहुत अहम चीज़ है। और अगर आपके पास 15-16 लाख रुपए है तो ये चांस मिस मत करें, इसको फौरन करें, क्योंकि इस वक्त सीज़न है। मैं इस वक्त क्यों जोर दे रहा हूँ इस मार्च के अंदर, कि मार्च के अंदर ही ब्रीडिंग आपकी हम करके दे सकते हैं, यानी बना बनाया कारोबार आपके हैंड ओवर कर सकते हैं, और इसकी अप्रैल में आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है मई में आपकी पिछली इन्वेस्टमेंट जो है, जो आपने की हुई है, वो इसमें से निकल जाए और आप प्रॉफिट में चले जाएं। तो एक तो मेरे भाइयों ये था। दूसरी चीज़ जो डिस्कस करनी थी वो ये थी कि मैंने पहले सोचा था कि गरीब आदमी को उठाया जाए, और मैंने रूट लेवल पे कोशिश की कि यहाँ से चेंज लाई जाए। लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। एक तो वो लोग जिस हाल में हैं उसी में खुश रहना चाहते हैं, उनकी हालत बदलने का जो है वो बहुत मुश्किल है ये काम। मैंने उनको बैंगन ऑयल और इसका नीम ऑयल का, वर्मी कंपोस्ट का और इस तरीके से कुछ चीज़ों का टेक्निक देने का सोचा, लेकिन हर बंदा जो है वो पैदाइशी मांगने वाला पैदा हुआ है। ये जो हमारी लोअर क्लास है, ये जब मैंने कहा जी 5,000 रुपये आप दे दें तो खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, और आपको ये टेक्निक भी दी जाएगी और आप आ जाएं, तो हर बंदे ने कहा जी कि 5,000 रुपये हम आपको क्यों दें, आप ये मुफ्त में करवाएं। देखें, मेरा कोई इदारा खैराती इदारा नहीं है, ना ही मैं एनजीओ मेरी है कि मैं गवर्नमेंट से कोई फंड लेता हूँ। मैं तो प्राइवेट तौर पे आप लोगों को अपलिफ्ट करना चाह रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, पिंड वसे नहीं चोर चक्के पहले आ गए। कुछ चोर चक्के भी घुस आए जिन्होंने कहा जी कि हम ट्रेनिंग करवाते हैं 2,000 रुपये में, किसने कहा जी हम 3। तो भाई आप करवा लो, मुझे तो कोई शौक नहीं है, मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो आप करवा लें। खैर, वो तो खैर ऐसे ही इस तरह के लोग आते रहते हैं, मुखालफत पर मुखालफत करते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा है कि आइंदा जो भी ट्रेनिंग होगी उसमें पहले सिलेक्शन की जाए, इंटरव्यू लिया जाए कि इस काबिल वो बंदा है भी सही कि उसकी हेल्प की जाए, या उसको ये टेक्निक सिखाई जाए, या वो उसकी लैंग्वेज इस काबिल है कि उसको अपने सामने बिठाने की इजाज़त दी जाए। तो अब ये ट्रेनिंग तो चलें ठीक है, लोगों ने पैसे भेज दिए और हम करवा देंगे, लेकिन नेक्स्ट जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी उनमें हम उसका पहले एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे कि उसका बोलचाल कैसा है, उसकी लैंग्वेज क्या वो इस्तेमाल करता है, और उसका रहन सहन कैसा है। ये ना हो कि वो पिचकारियां मारना शुरू कर दे आके, तो इस तरीके से तो लोअर लेवल पे तो हमारा ऐसा ही चलता है, और बाद में कईयों को हमें नस्वार देनी पड़े, और कईयों को गुटखा देना पड़े, और कईयों को पान देना पड़े। तो इस तरह के लोग जो हैं इनसे हम अवॉइड करेंगे। और खैर, लेकिन हमारी 55 ट्रेनिंग हो चुकी हैं बायोफ्लाक पे, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस तरह के लोग आए हों। वो ज़्यादातर क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा सरमाए का काम है, तो आम तौर पे सरमाएदार लोग जो हैं वो सुलझे हुए भी होते हैं कंपैरेटिवली इन लोगों से। तो इसलिए आइंदा हम जो है, जो लोअर लेवल के बिजनेस होंगे रूट लेवल पे, वो इन लोगों को पहले जब बुलाएंगे तो देखेंगे कि वो विलिंग हैं, और उनकी सूझबूझ का लेवल, आईक्यू लेवल जो है वो इस काबिल है कि वो डाइजेस्ट कर सकें इस ट्रेनिंग को। चलें, आखिरी जो इसमें बात करनी थी वो ये थी कि मैंने एक ट्रेनिंग रखी कराची में, बायोफ्लाक फिश फार्मिंग और ब्रिंजल ऑयल यानी बैंगन का तेल निकालने की और नीम की। लेकिन कराची के लोगों ने खैर ये तो नहीं किया कि भाई वो जी क्यों, हम गरीब हैं, आप हमें मुफ्त करवाएं, ये करें वो करें। वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये हमारे पंजाब के, और ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब का एरिया है वो ज़रा बैकवर्ड है, तो वहाँ के लोग जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात कर दी जो कि मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी। जिस बंदे से भी मैंने कहा कि भाई आप ट्रेनिंग में शामिल हो जाइएगा, तो सर ये ट्रेनिंग थोड़ी सी आगे कर दें ईद के बाद क्योंकि रमज़ान आ रहा है। तो मैंने कहा भाई ये रमज़ान आ रहा है तो फिर क्या हुआ, आपने सोफों पर बैठना है, पंखे चल रहे होंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो एसी भी चल रहे होंगे, तो आपने बैठ के सुनना है। पढ़ाना तो मैंने है, 8 घंटे तो मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाना है, स्लाइड्स दिखानी है, बाकी सारा मैनेज करना है। तो आपको बैठे बिठाए तकलीफ हो रही है, और मैंने जिसने खड़े होकर लेक्चर देना है वो आपको लेक्चर देने को तैयार है।
तो फिर ये है कि माशाल्लाह आप मेरे से, अक्सरियत तो मेरे से ज़्यादा यंग है, तो मैं तो 58 ईयर का हो गया हूँ। ये चंद दिन हुए हैं तो मैं 58 का हो गया हूँ, और आप जो हैं वो अभी यंग है और आप वो नहीं कर सकते। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि हमारी कौम करती क्या है। ये बेसिकली हड हरामी के बहाने ढूंढती है। मैंने फिर उलमा हजरात से भी पूछा और बाकी सारे लोगों, और मैं खुद भी जानता था, मैंने पढ़ा हुआ था कि क्या रोजा रख के काम करना मना है। तो मुझे तो किसी ने भी नहीं इसके बारे में बताया कि भाई नहीं भाई, हाँ वाकई ये आराम करना चाहिए रोजा करके। आपने जिस्म की ज़कात देनी होती है, और आप रोजा रख के क्या करते हैं कि सुबह सहरी खा के तो सो जाते हैं, और अफ्तारी के वक्त उठ के तो कहते हैं जी कि हमें जन्नत मिल गई और हमने सवाब ले लिया। क्या बात है! यानी क्या रोजा भूखा रहने का काम नाम है? आपने बाकी रूटीन उसी तरीके से रखनी होती है। और तीसरी बात जो मैंने एक अजीब देखी कराची में पिछले साल, कि जब रोजे होते हैं तो सड़कों पे धक्कम पेल चल रही होती है, कई एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? कि रोजा घर जा खोलना है। हालांकि कराची के हर चौक में बहुत अच्छा अफ्तारी का बंदोबस्त होता है, तो उधर बैठ के किया जा सकता है। आप घर बाद में पहुंच जाएं, बच्चों से मिलना है तो ठीक है कर लें, लेकिन हर बंदा इतनी तेजी में होता है कि मेरा रोजा घर जाके हो, वरना मेरा सारा खाना पीना हराम हो जाएगा, मेरा रोजा भी हराम हो जाएगा। अफ्तारी जहां दिल करे कर ले। मैं भी तो लाहौर मेरा घर है और मैं कराची में करूंगा अफ्तारी, तो क्या मैं वहां से भागूं कि मैं लाहौर जाके करूं? और उसमें फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। और मेरे, ठीक है मुझे लोग इनवाइट करते हैं कि अफ्तारी हमारे साथ करेंगे, जो भी है, लेकिन अगर मुझे किसी चौक पे बैठ के अगर रश हो और मुझे लगे कि ये रश बहुत ज्यादा है, तो मैं तो किसी चौक में बैठ के भी करने को तैयार हूं। तो फिर, क्योंकि मेरी नज़र में तो सवाब बराबर है। अगर सवाब में फ़र्क है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं, घर जाके खोलने में ज़्यादा सवाब है। और दूसरी बात यह है कि जो कौम पूरा एक महीना सो के गुजारेगी कि रोज़ा रख लिया है, तो क्या वो काम क्या करेगी? वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? यानी काम से जान छुड़ाने के बहाने ढूंढते हैं हम। मजदूर से पूछ लें, जुमे को वो कहता है जी मैंने छुट्टी करनी है क्योंकि आज जुमा है। लेकिन मैंने जितने भी मजदूर आज तक देखे हैं, मेरे सामने तो आज तक किसी ने भी जुमा नहीं पढ़ा। मैंने देखा है कि वो किसी टाली के नीचे चारपाई डाल के सिगरेट पी रहे होते हैं और उसके टुंड इकट्ठे फेंक रहे होते हैं। तो भाई जुमा था तो फिर जुमा पढ़ने जाते। दूसरा, जुमा पढ़ के तो क्या काम करना गुनाह का काम है। और तीसरी बात यह है कि अगर जुमे को आप रेस्ट कर रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, चलें करें, शाम को फिर मांगने में आ जाते हैं कि रोटी के पैसे नहीं है, आज दिहाड़ी नहीं लगी। तो भाई आप काम करेंगे तो पैसे आएंगे ना। जब आपने अय्याशियां उसी तरीके से करनी है कि भाई आज जुमा है, आज कोई काम नहीं होगा, आज काम किया तो पत्नी आसमान नीचे गिर पड़ेगा या हमें दोज़ख में धकेल दिया जाएगा। जो कौम कार में आयतल कुर्सी लटका के तो समझती है कि हम बख्शिश होगी, जो सुबह सुबह मैं उठता हूं तो सैकड़ों मैसेज मुझे आते हैं, मुख्तलिफ जो है इस्लामी मैसेज, और वो मुझे भेज रहे होते हैं और ये समझते हैं कि हमने मैसेज फॉरवर्ड करके तो सवाब कमा लिया। एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। भाई सिवाय मेमोरी फुल करने के आपको कोई सवाब नहीं मिलता। इस तरीके से आप नातें भेज रहे होते हैं, आप और इस्लामी चीज़ें भेज रहे होते हैं। तो ये चीज़ें पढ़ने से, अमल करने से आपको सवाब होता है, ना कि फॉरवर्ड करने से। अगर किसी जगह लिखा हुआ है कि मैसेज फॉरवर्ड करने से सवाब होता है तो मुझे दिखा दें, या किसी, आपको समझ गए होंगे। तो अब बात यह है कि हमारी कौम का असल मसला यह है कि इनका रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बल्कि एक जो है, जैसे ईरान ने बनाई हुई है, एक एथिकल पुलिस है उनके पास, जो एथिक्स, इखलाक सिखाती है। आपने देखा कि वहां पे हिजाब के बगैर कोई औरत नहीं जा सकती, या बाल आप लंबे नहीं रख सकते जैसे हमारे यहाँ पोनियां बन के फिर रही हैं, और कानों में बूंदे नहीं पहन सकते। यानी आप औरत की मुशाबत में कोई, तो असल जरूरत हमें है। इन लोगों को पहली बात यह है कि हड हरामी से उठाया जाए कि भाई काम करो, फारिग थड़ों पे बैठना मना है, चलें काम करें। हर बंदा अपने घर के सामने अगर सफाई ही करना शुरू कर दे तो हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कौन करे और कौन समझाए? गवर्नमेंट तो अपने चक्रों में पड़ी हुई है।
उनको पड़े रहने दें, लेकिन मैं तो जगाता रहूंगा। जितने भी लोग जाग गए, मैं समझूंगा कि मैंने ड्यूटी पूरी कर दी। बाकी ये है कि दुख जरूर होता है मुझे कि यार ये क्या है। बल्कि मैं तो आखिर पे मुझे अल्लामा इकबाल का वही शेर याद आता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी ही हालत के बदलने का। तो ये जो तबका लोअर वाला है, ये अपनी हालत बदलना ही नहीं चाहता। खुदा कैसे बदलेगा? खुदा कहता है कि उसी की बदलूंगा जो अपनी हालत बदलना चाहेगा। ये लोग रहना ही इसी कसमा पुरसी की हालत में है और बातें बड़ी बड़ी करनी है। यानी इनसे बड़े सियासतदान तो मैंने आज तक नहीं देखे। हर गांव हर पिंड में शाम के वक्त अगर कहीं इकट्ठ हो जाए तो सियासत की बातें ऐसी ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे उसके तज्जिए किए जाते हैं कि आप समझते हैं, बल्कि लड़ाइयां भी हो जाती हैं खामखा। और असल जिसके लिए लड़ रहे होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि फलां गांव के में अंदर मेरे लिए, मेरी फेवर में पता नहीं क्या काम हो रहा है। आप मुझे इजाजत दें।